नाउ क्वेश्चन 23 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 644 एंड 462। तो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा वो होगा इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि यहां पर सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाएगा वो होता है उनका एलसीएम। और जब वो बात करें सबसे बड़ा नंबर जो उनको डिवाइड करेगा तो हम निकालते हैं एचसीएफ। तो इन दोनों का एलसीएम यहां पर निकालेंगे और वही वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन दोनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। यहां पर है 644, 2 से करते हैं, फिर 2 से करते हैं। अब यहां पर ये आपका 2 से तो नहीं हो पाएगा, 3 से भी नहीं होगा और ये आपका हो जाएगा 7 से और ये हो जाएगा फिर 23 से वन टाइम। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, दैट इज 462, 2 से करते हैं। अभी 3 से हो जाएगा आपका 3 7 21, 3 7 21, 7 से हो जाएगा 11 और 11 से हो जाएगा वन टाइम। तो यहां पर 644 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है हमारे पास, 644 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू में 23 और 462 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो यहां पर मुझे दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर और जो कॉमन नहीं है वो पार्ट भी मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं। तो यहां पर कॉमन क्या है, 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। उसके बाद 3 कॉमन नहीं है, आ जाएगा। 7 दोनों में कॉमन है तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1 ही है, इंटू 11 इंटू में 23। इसको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो इनसे डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84 आ गया, इंटू में 11 इंटू 23 कर लेता हूं मैं, तो 11 3 33, कैरी 3 आ गया, 11 2 22 और 3 25 आ जाएगा। अब 2 5 3 और 8 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास ये आ गया 2 5 2 1 2, यानी 21252। तो ये आ गया 21252, 21,252 मेरे पास यहां पे इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है। और वो कह रहे थे द लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, तो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 644 एंड 462 इज, वो आ जाएगा 21,252, ये मेरे पास यहां पर इसका आंसर आ रहा है। तो की कंसेप्ट यही है कि जब वो लीस्ट सबसे छोटा नंबर पूछ रहा हो जो डिविजिबल हो जाए तो हम एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर दैट 23 का बी पार्ट देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 and their HCF is 11. Find the LCM of these numbers. तो उन नंबर्स का मुझे यहां पर LCM निकालना है। आप समझें कि नंबर्स का जो रेशियो है वो हमें क्या दे रखा है, रेशियो हमें दे रखा है दैट इज 4:5। हमने आपको बता रखा है कि यदि हमें रेशियो दे रखा हो तो रेशियो के साथ कोई भी एक कांस्टेंट के लगाकर यदि हम लगा देते हैं, मान लीजिए नंबर्स का रेशियो दे रखा है तो मैं इसके साथ यदि के लगा देता हूं तो मुझे वो नंबर्स यहां पर मिल जाएंगे। तो यदि मैं यहां पे कहूं तो नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, दैट आर 4k एंड 5k, 4k और 5k हमारे पास वो नंबर्स यहां पर हो जाएंगे। अब वो कह रहा है कि इनका जो एचसीएफ है वो 11 है। 4k का यदि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं
तो वो 4 इंटू के हो जाएगा, और 5k का करूं तो दैट विल बी 5 इंटू के। अकॉर्डिंगली मैं इनका एचसीएफ निकालूं तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, दैट इज के, उसकी लोएस्ट पावर। ये एचसीएफ हमने निकाला। एचसीएफ क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है, दैट इज 11। इसको नाम दो 1, इसको नाम दो 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से जो k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 11 आ गई है। अगर k की वैल्यू 11 है तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, द नंबर्स आर, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, तो नंबर्स हो जाएंगे, नंबर्स आर, k की वैल्यू आप यहां रख दोगे 44 एंड 55, ये तो आ गए नंबर्स। बट हमें नंबर्स ना निकाल करके क्या निकालना है, नंबर्स का एलसीएम हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए कर दो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। 44 को लिख दोगे 4 इंटू में 11, 55 को लिख दोगे 5 इंटू में 11, और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए जो कॉमन है उसकी लेते हैं हम हाईएस्ट पावर, और 11 की हाईएस्ट पावर 1 ही हो जाएगी। 4 इंटू में 5, तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना, 11 4 जा 44 इंटू में 5, 5 4 जा 20, कैरी 2 आ गया, 5 4 जा 20 और 2 यानी 220। तो हमारे पास जो उन नंबर्स का एलसीएम है वो 220 यहां पर आ गया है। एलसीएम निकालना कोई टफ टास्क नहीं है अगर वो नंबर्स आप निकाल लेते हो। नंबर्स को निकालने के लिए आपके माइंड में की कंसेप्ट होना चाहिए कि उनके साथ यदि आप के लगाएंगे तो यहां पर जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप एचसीएफ निकाल सकते हो, वहां से के की वैल्यू मिली, के को वापस रखने से नंबर्स मिल गए, और नंबर्स के बाद उनका एचसीएफ एलसीएम जो है वो हम इजीली बता सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 24 का ए पार्ट देखिए। Find the values of k so that the quadratic equation 4x square plus kx plus 1 is equal to 0 has real and equal roots। यानी कि k की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज px, लेट्स से px इज इक्वल टू में, और आई मस्ट से कि 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ यहां मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेता हूं। ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको नाम देता हूं 1, कंपेयरिंग 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से a आ जाएगा मेरे पास 4, b आ जाएगा k और c मेरे पास आ जाएगा 1। अब देखिए हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट्स हम चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट यदि d, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर जो d है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर जो d है वो बराबर होता है 0 के तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल, और अगर जो d है वो लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट, तो वहां पर कोई रियल रूट हमारा नहीं होता है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर होगा, तो हम कहेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल सो d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमारे पास है k स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a है मेरे पास 4 और c है मेरे पास 1। 4 4 जा 16, माइनस का इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। k इज इक्वल टू में प्लस माइनस रूट 16, या फिर कहेंगे रूट से बाहर वैल्यू प्लस माइनस आएगी। k इज इक्वल टू में प्लस माइनस 4, तो यहां पे मेरे पास k की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 4 यहां पर आ गई है। तो हमारे पास क्या था, हमने डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन यूज करी कि d यदि 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, तो हमारे पास रूट्स जो थे वो रियल एंड इक्वल, आर इक्वल नहीं, आर रियल एंड इक्वल लिखिए।
आर रियल एंड इक्वल, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर होगा, दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। और एबीसी पहले ही हम कंपेयर करके निकाल चुके हैं, यहां वैल्यू रखेंगे, के की वैल्यू मुझे प्लस माइनस 4 यहां पर मिल जाएगी। आफ्टर दैट इसके और वाला या हम कहें 24 का बी पार्ट हमसे क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial py is equal to y square minus 5y plus 3, then find the value of alpha raised to the power 4 beta cube plus alpha cube beta raised to the power 4। तो हमारे पास given polynomial क्या है? The given polynomial is हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है पी वाई इज इक्वल टू, में आई मस्ट से इसको मैं यहां पे लिखता हूं, पी वाई इज इक्वल टू में वाई स्क्वेयर माइनस का 5y प्लस का 3। यहां पर इसके हमें और फिर वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। नाउ यहां पर आप समझें कि आप बोले सर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेंगे, अल्फा बीटा इसके जीरोज निकाल देंगे और फिर जो गिवन टर्म है वो हम यहां पर निकाल देंगे। डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो, बट इसको और भी एक इजी तरीके से किया जा सकता है। कैसे? पहले आप इस फर्स्ट को कंपेयर करो, कंपेयरिंग वन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कंपेयरिंग वन विद, अब देखो क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो y में है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में y में लिखूंगा, पी वाई इज इक्वल टू ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस का c। तो यहां से मेरे पास जो a है वो 1 आ जाएगा, b जो है वो माइनस का 5 आ जाएगा और जो c है वो 3 आ जाएगा। अभी आपको चीजें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही होंगी, इसीलिए जो टर्म मुझे निकालनी है उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं तो फिर चीजें आपको क्लियर दिखाई देंगी। तो यहां पर आ जाएगा अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। देखो यहां अल्फा की पावर 4 है और यहां अल्फा की पावर 3 है, यानी मैं अल्फा की पावर 3 दोनों में से कॉमन ले सकता हूं। सिमिलरली बीटा की पावर 3 दोनों में से कॉमन ले सकता हूं। तो देखिए यहां बीटा की पावर 3 चला गया, यहां बचा अल्फा प्लस बीटा। नाउ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा का क्यूब और यहां पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और अगर आप थोड़ा सा केयरफुली यहां पर देखें तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज। यदि मैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो फिर मुझे इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे जीरोज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, आपका सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या होता है, वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए, माइनस और बी क्या है मेरे पास माइनस का 5, ए है 1 यानी ये आ गया 5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा होता है हमारे पास सी अपॉन ए यानी 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3। अल्फा बीटा का क्यूब यानी अल्फा इंटू बीटा मेरे पास है 3 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में है 5, 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू में 5, मल्टीप्लाई करते हैं 5 7 जा 35 मिल गया 3, 5 2 जा 10 और 3 135, यानी इस टर्म की वैल्यू जो हमसे वो कैलकुलेट करवाना चाह रहा है उसकी वैल्यू 135 है। की कंसेप्ट यदि आपके माइंड में होगा कि भाई इस टर्म की वैल्यू आप किस तरह से निकालोगे, तो आप यहां से अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लोगे, तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की आपको नीड होगी और सम ऑफ जीरोज की आपको नीड होगी, और वो यहां आप फर्स्ट के साथ कंपेयर करके दोनों ही वैल्यूज निकाल सकते हो और पुट करते ही हमें यहां पर इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 25 देखिए, prove that the tangents drawn at the end points of a diameter of a circle are parallel। मतलब क्या कह रहा है कि एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स से जो टेंजेंट्स पास की गई हैं वो पैरेलल हैं, ऐसा हमें यहां पर प्रूव करना है। तो मैं मान लीजिए यहां पर एक सर्कल आपके लिए बनाता हूं, लेट्स से द सर्कल इज हियर एंड यहां पर ये डायमीटर है, let's say the center is here O and this point is A and this point is B।
इस ए बी पॉइंट से हमने क्या है, एक टेंजेंट ड्रा कर ली है, एक टेंजेंट बी पॉइंट से और एक टेंजेंट ए पॉइंट से। लेट्स से कि जो ए से पास होने वाली टेंजेंट है वो एल है और ये आपकी एम है। तो मुझे इन दोनों को क्या है यहां पर पैरेलल प्रूव करना है। अब हम एक कंसेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। मान लीजिए ये दो लाइनें हैं, इनके बीच में ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले एंगल्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आपस में बराबर होते हैं, और अगर ये एंगल्स आपके बराबर हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इन दोनों लाइनों को आप पैरेलल कह सकते हो रिवर्स में। ऐसा होता है हमारे पास, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब इसी कंसेप्ट का हम यहां पर यूज करेंगे। OB जो है हमारे पास रेडियस है, एंड वी नो दैट रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। इस एंगल को नाम दे दो 1। सिमिलरली यहां पर हम कहें कि जो OA है वो भी रेडियस है और वो भी इस टेंजेंट पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। गिवन क्या है हमारे पास, यहां गिवन है AB इज द डायामीटर, कि जो AB है वो हमारे पास क्या है, डायामीटर है। नाउ टू प्रूव क्या है हमारे पास, टू प्रूव है L इज पैरेलल टू M। नाउ वी नो दैट कि जो एंगल 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिकॉज रीजन बता देंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नाउ क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हो गए, सो विच इंप्लाइज की जो लाइन L है वो M के पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो यहां पर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये जो लाइनें हैं L और M, ये दोनों लाइनें हमारी यहां पर क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये कंसेप्ट, की कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि दो लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल है उससे बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यदि बराबर आ रहे हैं तो वो लाइनें हमारी क्या हो जाती हैं, वो पैरेलल हो जाती हैं। आफ्टर दैट सेक्शन C से क्वेश्चन 26 का A पार्ट देखिए। If the midpoint of the line segment joining 3, 4, B, K, 6 is P, X, Y and X plus Y minus 10 is equal to 0, find the value of K। आप समझें कि हमारे पास एक लाइन दे रखी है, the line is AB। ये A है पॉइंट उसका, that is 3, 4 and B पॉइंट है हमारे पास, that is K, 6 और यहां पर उसका एक मिडल पॉइंट है, मिड पॉइंट, दैट इज X, Y। और हमारे पास एक गिवन कंडीशन है कि जो X प्लस Y माइनस 10 है ना वो 0 के बराबर है, इसे नाम दे दो 1। अब आप ध्यान से समझें कि मिड पॉइंट ऑफ AB ये हमें दे रखा है। एक मिड पॉइंट हम भी तो निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AB यदि हम निकालें तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AB क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि 3 प्लस k बाई 2 एंड 4 प्लस 6 बाई 2। तो यहां पर ध्यान से देखें तो 3 प्लस k बाई 2 और यहां पे 10 हो जाएगा, 10 बाई 2 इज 5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम करते हैं यहां पर, तो हमारे पास ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने निकाला, 3 प्लस k अपॉन 2 5 बराबर हो जाएगा हमारा मिडल पॉइंट फॉर्मूला जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज XY। तो यहां से दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, तो जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा और जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। मतलब हमें XY की वैल्यू मिल गई। अब आप बोले सर हमें XY की वैल्यू थोड़ी ही निकालनी थी, हमें तो k की वैल्यू निकालनी थी। तो इस k की वैल्यू को XY का यूज करके ही हम निकाल सकते हैं। कैसे, हम इस XY की वैल्यू को हमारी जो गिवन कंडीशन है उसके अंदर यहां पुट कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं इसको। तो देखिए किस तरह से बन जाएगा, 3 प्लस k
बाई 2 माइनस का प्लस का 5 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 10 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 5, इसको इधर ले जाइए आप, या फिर मैं कहूं कि यहां पे हो गया प्लस का 5 माइनस 10, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 5 इधर जाकर के प्लस का 5, 2 यहां पर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 प्लस के बाई 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 प्लस के इज इक्वल टू 10, इसको इधर ले जाएं, k इज इक्वल टू 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7, विच इंप्लाइज जो k की वैल्यू है वो हमारे पास 7 यहां पर आ गई है। तो की कंसेप्ट को आप यहां समझें कि हमारे पास एक लाइन ए बी दे रखी थी, उसका मिड पॉइंट हमें क्वेश्चन में दे रखा था, दैट इज एक्स वाई, ये क्वेश्चन वाला मिड पॉइंट है। एक मिड पॉइंट हम भी निकाल सकते हैं बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो आ गया 3 प्लस के बाई 2 5। अब क्योंकि दोनों ही इस लाइन ए बी के क्या है, मिड पॉइंट हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहां से x और y की वैल्यू मिल गई। बट मुझे वैल्यू k की निकालनी थी, तो ये x y की वैल्यू मैंने गिवन इक्वेशन में पुट की है यहां पर, और मुझे जो k की वैल्यू है वो 7 यहां पर मिल गई है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 26 का बी पार्ट देखिए, find the coordinates of the point which divide the line segment joining a minus 2 2 b 2 8 into 4 equal parts। मुझे वो कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए उन पॉइंट्स के जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ध्यान से देखें, लाइन क्या है मेरे पास, द लाइन इज, लेट्स से दिस लाइन इज ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास दैट आर 2 8। अब मैं कहता हूं कि भाई इसको 4 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 और 4, हो गए 4 पार्ट, 1 2 3 4, तो 3 पॉइंट होंगे बीच में जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इनका जो रेशियो है, सभी जो पार्ट है वो 1 1 1 हो जाएंगे, या 2 2 2 कह सकते हो, सभी बराबर होंगे आपके। अब इसके बाद समझो, लेट्स से इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं सी डी ई। अब इसके पीछे का ना कंसेप्ट आप समझते जाइएगा कि जितना हिस्सा है, जब जो इसमें सब हिस्से बन रहे हैं ना वो सब बराबर हैं। अगर मैं डी की बात कर रहा हूं तो डी के इस तरफ 2 हिस्से हैं और डी के इस तरफ 2 हिस्से हैं, यानी डी जो है वो इस पूरी लाइन ए बी का मिड पॉइंट है। मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको मेमोराइज करवा दूं, x1 y1 एक लाइन है, x2 y2 एक पॉइंट है जिससे ये लाइन पास हो रही है, तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, दोनों को ऐड करें 2 से डिवाइड करें, y1 प्लस y2 बाई 2, ये इसके मिड पॉइंट के यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेट्स आपके होते हैं। तो ये इन दोनों के क्या है, यहां पर कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम सारे कोऑर्डिनेट्स यहां पर बता देंगे। तो ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी मेरे पास क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी मेरे पास हो जाएंगे -2 प्लस 2 बाई 2, यहां पे हो जाएगा 2 प्लस 8 बाई 2, यानी -2 प्लस 2 0 हो गया, और 8 प्लस 2 10 हो गया, और 10 अपॉन 2 इज 5, यानी इस डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए 0,5, एक तो मिल गया। उसके बाद अब मैं बात करता हूं सी और ई की, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने से पहले आप समझो, सी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो सी के इस तरफ भी एक हिस्सा और इस तरफ भी एक हिस्सा, जो सी है ना वो इस एडी का क्या है, मिड पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास हैं और डी के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास हैं, तो मैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला इस सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, दैट विल बी -2 प्लस 0 बाई 2 एंड 2 प्लस 5 बाई 2, यानी यहां -2 अपॉन 2 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, 2 प्लस 5 हो गया मेरे पास, दैट इज 7 बाई 2। ये मेरे पास इस सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, समझ पा रहे हैं। आफ्टर दैट हम ई की बात करें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई मेरे पास देखिए, ई के ई से डी तक, ई से डी तक एक हिस्सा है और एक यहां पर है, यानी जो ई है वो डी बी का मिड पॉइंट है,
तो डी के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास हैं, तो मैं ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं 0 + 2/2 एंड 5 + 8/2। 2/2 मेरे पास आ गया 1, 5 + 8 आ गया मेरे पास 13/2। तो मैंने इन सभी पॉइंट्स के यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेट्स आपको यहां पर बता दिए हैं, -1,7/2 एंड 1,13/2। अब ये तो था एक तरीका कि हम मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें। एक और तरीका भी आप यहां इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं सर हमें मिड पॉइंट वाले से नहीं करना, तो मैं एक दूसरा तरीका आपको बताता हूं। ध्यान से देखो भाई, 3 पॉइंट है इसके अंदर जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये है ए बी। तो ये वाला पॉइंट इधर एक हिस्सा है, इधर कितने हैं 3 हिस्से। तो ये वाला जो पॉइंट सी है ना, वो इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लो और सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। ये तो मिड पॉइंट ही है भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। इस पॉइंट की बात करूं तो इधर 3 हिस्से, इधर एक हिस्सा, तो यहां 3:1 बनेगा। और यहां पर चाहो तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लो और फिर इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। बट आई सजेस्ट कि सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला से तो टफ ही पड़ता है, तो आप इस वाले कंसेप्ट पर ना जाकर के सिंपल जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो यहां यूज करो और इन सभी कोऑर्डिनेट्स को आप यहां पर बता पाएंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 27 देखिए, प्रूव दैट 5√3 + 2/3 is an irrational number given that √3 is an irrational number। हमें प्रूव करना है कि 5√3 + 2/3 is an irrational number। जब हमें irrational number प्रूव करना होता है तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और क्या होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि पहले हम ये मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट रैशनल है, फिर इस पर रैशनल वाली कंडीशंस अप्लाई करते हैं और फिर अंदर से कुछ गलत रिजल्ट निकलता है। और जब अंदर से गलत रिजल्ट निकलता है तो हम कहते हैं कि ये जो अंदर से गलत रिजल्ट निकल रहा है वो हमारे गलत मानने की वजह से निकल रहा है। और फिर हम अपनी गलती मानते हैं और अपनी गलती मानते हुए कहते हैं कि भाई ये जो गलत रिजल्ट आया वो हमारे गलत मानने की वजह से था, तो हमारा मानना गलत है, ये रैशनल ना होकर के इर्रेशनल होगा। तो हम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं लेट 5√3 + 2/3 इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 5√3 + 2/3 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q are integers, एंड Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ध्यान से देखो, इस 2/3 को इधर ले जाऊं तो 5√3 इज इक्वल टू P/Q माइनस का 2/3। एलसीएम ले लूं तो दैट विल बी 3Q, Q से डिवाइड करूंगा तो 3P, 3 से डिवाइड करूंगा तो 2Q। यहां पर 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। √3 इज इक्वल टू में 3P माइनस का 2Q अपॉन में 15Q। अब आप ध्यान से देखो, P और Q इंटीजर्स हैं, उनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इंटीजर्स हैं, और जब आप इंटीजर्स को ऐड, सबट्रैक्ट, सम, डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट जो हमारे पास होता है वो एक रैशनल नंबर ही होता है। तो हम कहेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सो जो ये 3P माइनस 2Q अपॉन 15Q है ना, इज रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगी, विच इंप्लाइज √3 इज रैशनल नंबर। तो हमने जो रिजल्ट निकाला है उसके अकॉर्डिंग √3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। बट क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है कि √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो ये तो बात अपोजिट आ रही है। हम निकाल रहे हैं कि √3 रैशनल है और क्वेश्चन में दे रखा है कि √3 इर्रेशनल है। तो हम कहेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट
कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है अपोज में आना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। अब भाई ये तो बात अपोजिट आ रही है, हमने कह दिया कि ये तो बातें अपोजिट आ रही हैं, अब ये अपोजिट क्यों आ रही हैं? अब हम अपनी गलती मान लेंगे, हम कहेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। हम कहेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, ये हमारे गलत मानने की वजह से आ रहा है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब हमने जो माना है ना वो गलत है। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। यदि हमारा मानना गलत है तो फिर क्या होगा? ये लाइन आपको यहां पे दिखाई नहीं देगी, अब जो लास्ट लाइन है वो मैं यहां लिख रहा हूं, उसको आप यहां से देख लेंगे। तो हमारा मानना जो है वो गलत है। हमने क्या माना था कि 5√3 प्लस 2/3 जो है वो रैशनल है, हेंस हमारा मानना गलत है, तो इसका अपोजिट यानी 5√3 प्लस 2/3 जो है वो क्या होगा? इज इररेशनल। क्वाइट सिंपल हो गया विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यही है कि आप कुछ रिजल्ट यहां पर मान लें, आफ्टर दैट फिर अंदर से कुछ गलत रिजल्ट निकलता है, बाद में हम अपनी गलती मानते हैं और अपनी गलती मानते हुए कह देते हैं कि हमारा मानना गलत है, तो जो हमने माना वो गलत, उसका अपोजिट यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 28 का ए पार्ट देखिए। प्रूव दैट रूट ऑफ sec a-1 अपॉन sec a+1 प्लस रूट ऑफ sec a+1 अपॉन sec a-1 जो है बराबर होगा 2 कोसिकेंट ऑफ a के। तो यहां पर सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और फिर हमारी राइट हैंड साइड वाला जो रिजल्ट है वो यहां पर हम निकालेंगे। तो हम लेते हैं सबसे पहले टेकिंग LHS। यहां पर हमारे पास आ गया रूट ऑफ sec a-1 अपॉन sec a+1 प्लस रूट ऑफ sec a+1 अपॉन sec a-1। अब आप यहां पर समझें कि यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि रूट ऑफ a अपॉन b का जो रूट है उसे हम रूट ऑफ a अपॉन रूट ऑफ b लिख सकते हैं। इस तरह से उसको लिखा जा सकता है। तो मैं इन सभी पर अलग अलग रूट लगा सकता हूं। तो यहां पर ये टर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी, रूट ऑफ sec a-1 अपॉन रूट ऑफ sec a+1। यहां पे आ जाएगा रूट ऑफ sec a+1 अपॉन रूट ऑफ sec a-1। नाउ अब इन दोनों का हम ले लेते हैं यहां पर एलसीएम। तो एलसीएम जो है वो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा? दैट विल बी रूट ऑफ sec a+1 और यहां पे आ जाएगा रूट ऑफ sec a-1। इस तरह से आ गया। नाउ जब हम इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और इस टर्म की मल्टीप्लाई होगी इससे। क्योंकि ये दोनोो सेम टर्म है तो बेस सेम रहेगा और आपका यहां पे सेम टर्म है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट ऑफ sec a-1 का स्क्वायर। जब हम इसको रूट ऑफ sec a-1 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचेगी ये टर्म, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो रूट ऑफ sec a+1 का होल स्क्वायर। अब आप यहां ध्यान से देखें तो हमारे पास एक और रिजल्ट होता है कि रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b को आप रूट ऑफ ए बी लिख सकते हैं। यानी जो इन दोनों पर अलग अलग रूट है उसको एक पर ही रूट लगा सकते हो। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर आ गया sec a-1 और यहां पे आ गया प्लस sec a+1 और नीचे आ जाएगा दोनों पर एक ही रूट लगाएंगे एंड दैट विल बी sec a+1 एंड sec a-1। अब आप यहां ध्यान से देखें तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और ऊपर बच गया क्या? 2 sec a।
और नीचे ध्यान से देखें तो a प्लस बी a माइनस बी दैट विल बी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी sec स्क्वेयर a माइनस 1 का स्क्वेयर। और नाउ sec स्क्वेयर a माइनस 1 का स्क्वेयर किसके बराबर होता है? हमारे पास आइडेंटिटी होती है sec स्क्वेयर a माइनस tan स्क्वेयर a इज इक्वल टू में 1। इस 1 को इधर ले जाऊं तो इसको इधर ले जाएं तो यहां पे आ जाएगा sec स्क्वेयर a माइनस 1 इज इक्वल टू में tan स्क्वेयर a। तो यहां पर sec स्क्वेयर a माइनस 1 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं tan स्क्वेयर a, तो ये हो जाएगा 2 sec a अपॉन में यहां पे आ जाएगा रूट ऑफ tan स्क्वेयर a। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 2 sec a अपॉन में tan a। नाउ इस sec a को हम ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन cos a में, और sin a ब्रेक हो जाता है हमारा sin a अपॉन cos a में। cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 2 अपॉन sin a, और 1 अपॉन sin a जो है वो बराबर होता है 2 cosecant ऑफ a दैट इज इक्वल टू अवर RHS, हेंस प्रूफ। तो हमारी जो LHS है उसको हमने RHS के बराबर कर दिया। एंड सिंपल टाइप की कैलकुलेशन हमने यहां पर करी है। सबसे पहले दोनों पे अलग अलग रूट लगाया, एलसीएम लिया और आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को सॉल्व किया। आफ्टर दैट दोनों पे एक ही बार रूट लगाया और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी यूज करी। sec स्क्वायर a माइनस 1 जो है वो बराबर होता है tan स्क्वायर a के, पुट कर दिया और केवल sec को cos में, tan को sin अपॉन cos में कन्वर्ट किया है, और हमारी जो RHS है वो हमें यहां पर मिल गई है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 28 का बी पार्ट देखिए। प्रूव दैट 1 अपॉन cos a माइनस cos a 1 अपॉन sin a माइनस sin a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। तो यहां पर आप इस तरह से किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसकी LHS लेंगे, टेकिंग LHS। तो LHS को हम यहां पे ले लेते हैं। LHS है 1 अपॉन cos a माइनस का cos a, और यहां पर है हमारा 1 अपॉन sin a माइनस का sin a। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूं। तो इसका एलसीएम यदि आप लेंगे तो वो आ जाएगा cos a। तो यहां cos a से डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे cos a, और ये हो जाएगा दैट विल बी cos स्क्वेयर a। और यहां पे एलसीएम आ जाएगा आपका sin a, और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वेयर a। एंड हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है दैट इज cos स्क्वेयर a प्लस sin स्क्वेयर a। एक ही आइडेंटिटी दोनों में यूज होगी। sin स्क्वेयर a प्लस cos स्क्वेयर a जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 के। इसको इधर ले जाऊं तो sin स्क्वेयर a मेरे पास होगा 1 माइनस cos स्क्वेयर a, और अगर मैं sin को इधर ले जाऊं तो cos स्क्वेयर a बराबर होगा मेरे पास 1 माइनस sin स्क्वेयर a के। आप यहां पर समझें कि 1 माइनस cos स्क्वेयर a को मैं क्या लिख दूंगा? उसको लिख दूंगा यहां पर sin स्क्वेयर a अपॉन में cos a, और यहां 1 माइनस sin स्क्वेयर a को मैं लिख दूंगा cos स्क्वेयर a अपॉन में sin a। ध्यान से देखो तो sin a से एक पावर, cos a से एक पावर, ऊपर बच गया sin a cos a। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है। अब यहां से मैं तो RHS को बना पाऊंगा, लेकिन आप प्राइमरी स्टेज पर इतना क्रिटिकली नहीं सोच पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आप यहां से RHS को अलग से सॉल्व कर लेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि LHS से डायरेक्ट RHS को नहीं बनाया जा सकता, तो हम LHS को अलग सॉल्व कर लेते हैं और RHS को अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ टेकिंग RHS, तो RHS हमने ले ली यहां पर, दैट इज 1 अपॉन tan a प्लस cot a। तो ब्रेक करो tan a cot a को sin cos में, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन sin a cos a प्लस cos a अपॉन sin a। यहां पर इसका एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी 1 अपॉन में यहां पे cos a sin a, cos a से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी sin स्क्वेयर a, एंड यहां पे sin a से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी cos स्क्वेयर a।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, साइन ए कॉस ए, और यही तो हमारा एलएचएस है। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, हमारा रिजल्ट यहां पर प्रूव हो गया। ये तो था तरीका कि अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिखता है, सर आप कह रहे थे कि मैं एलएचएस से आरएचएस बना सकता हूं, तो बनाइए, तो हम बना के दिखाते हैं आपको। बट ये मेथड आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आप बहुत क्रिटिकली सोच पा रहे हो, अदरवाइज ये ऊपर वाला मेथड इस्तेमाल करो, एलएचएस को सॉल्व कर लो, आरएचएस को सॉल्व कर लो। नाउ यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं, साइन ए कॉस ए। भाई मैं इस टर्म के नीचे 1 लिख सकता हूं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि 1 जो है वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है। ये वाली टर्म मैं इसके नीचे ले ला सकता हूं, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। नाउ इस साइन ए कॉस ए को आप दोनों के डिवाइड में लिख दें, सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। कॉस ए से एक पावर, साइन ए से एक पावर, तो यहां पे आ गया आपका 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस, दैट इज 1 अपॉन टेन ए, और कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट ए। और अगर आप देखें तो यही हमारी आरएचएस है जो हमने यहां पर प्रूव कर दी है। तो अगर आपको दिख रहा है इसके बाद का रिजल्ट प्रूव करने का तरीका, तो आप इस मेथड से प्रोसीड करिए, अदरवाइज यही छोड़ दो, आरएचएस को ले लो, आरएचएस को अलग से सॉल्व कर लो, तब भी आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। दोनों ही मेथड आपके सही हैं, दोनों मेथड्स पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन 29 देखिए, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मान लीजिए ये आपका सर्कल है और इस सर्कल की कोड है ए बी। ये जो कोड ए बी है वो सेंटर पर आपका 90 डिग्री राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो ये वाला जो रेड पोर्शन मैंने यहां पर शेड कर रखा है, ये है हमारी माइनर सेगमेंट। इसका हमें एरिया यहां पर फाइंड आउट करना है। तो क्या अप्रोच हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने में करेंगे कि हम यहां पर इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। आफ्टर दैट सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो माइनर सेगमेंट का होगा। मैंने यहां पर लिख दिया है लेट द सर्कल विद सेंटर ओ एंड द कोड ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। ओ ए सी बी, इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है मेरे पास 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू पाई की जगह हम 3.14 यूज करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, और आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। पॉइंट को हटाने के लिए नीचे यहां पे आ जाएगा 100, ये आपका कैंसिल हो गया। 90 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे 2 से 2 टाइम्स, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। और यहां पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 1, 2 8 जा 16 1, 2 5 जा 10, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास इस सेक्टर का जो एरिया है वो यहां पर आ गया है। अब ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू में हाइट। 1/2 बेस क्या है मेरे पास, बेस देखिए जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओ ए को बेस कह सकते हो या फिर इस ओ बी को भी बेस आप यहां पर कह सकते हो। तो यहां पर ओ बी को हम बेस मान लेते हैं, दैट इज 10। अब ये वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, दैट इज आल्सो 10, 2 से 5 टाइम्स, दैट विल बी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी।
एरिया ऑफ सेक्टर है 78.5 माइनस का 50 दैट इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहां पर आ गया है। ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन था क्योंकि इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए भी कोई बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है। बेस और हाइट आपको सीधे सीधे दिख जाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाल दिया। सेक्टर में से आप इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहां पर मिल जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 30 देखिए, 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 3 केसेस हमें यहां पर दे रखे हैं, तो 3 अनबाइज्ड कॉइन्स को एक बार उछालें या एक कॉइन को 3 बार उछालें, बराबर केस है आपका। आई रिपीट माई वर्ड्स कि 3 कॉइन को एक बार उछालें, एक कॉइन को 3 बार उछालें, सेम आपके पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। तो मैं करता हूं, दिस इज क्वेश्चन 30। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगी हमारे पास? टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या हो जाएंगी यहां पर, ध्यान से देखिए। अब देखिए 2 कॉइन्स का तो हम इजीली बना सकते हैं, लेकिन 3 कॉइन्स का भी बनाना मैं आपको बताता हूं, आपको कभी दिक्कत उसमें नहीं जाएगी। भाई आप 2 कॉइन्स का लिख सकते हो, एच एच, पहले हेड फिर टेल, टेल हेड और टेल टेल, इजीली लिख सकते हो। इसको मैं कहता हूं कि अब आपको 3 का चाहिए तो 1 का और लिख लो। अब इस हेड हेड का दोनों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एच एच को एच के साथ लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा एच एच एच, एच एच को आप टी के साथ लेंगे तो दैट विल बी एच एच टी, एच एच दोनों के साथ हो गया मल्टीप्लाई, ऐसा कह सकते हैं। फिर एच टी को ले लो, एच टी एच, एच टी टी, ये भी हो गया, इसको भी हटाओ, टी एच एच, टी एच टी, उसके बाद टी टी एच एंड टी टी टी, ये बन गया हमारे पास। और कितने एलिमेंट्स यहां पर आएंगे आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर में n, 2 की पावर में n, यानी जितने कॉइन्स को आप उछाल रहे हो 2 की पावर 3, उतने आपके टोटल आउटकम्स यहां पर बनेंगे। तो मैं यहां पर लिख दूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हैं दैट आर 8, दैट इज 8। अब इसके बाद हम पहले क्वेश्चन को करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इसमें। वो कह रहा है, आई एम सॉरी, ए, फर्स्ट नहीं, उसने कहा है ए पार्ट। तो ए पार्ट हमसे क्या कह रहा है यहां पे, दैट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, कि हमें एग्जैक्टली 2 टेल मिले आपकी। तो एग्जैक्टली 2 टेल्स मिले, इस इवेंट को मैं ई नाम दे रहा हूं। लेट ई डिनोट्स द इवेंट of getting exactly 2 tails, कि हमें exactly 2 tails आपके मिले, इसको हम नाम दे रहे हैं E। तो यहां पर आपके पास देखो कि E के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, जिनमें exactly मतलब केवल आप कहें कि परफेक्टली 2 ही टेल हो आपके। ध्यान से देखो कौन कौन है, इसमें 3 है, ये नहीं आएगा। ये एच एच टी, इसमें 2 टेल हैं, ये आपका आ जाएगा। एच टी एच, इसमें भी आपके 2 हेड हैं, हमें 2 टेल चाहिए। सॉरी, ये कह रहा 2 टेल्स, तो यहां पर भी तो 2 हेड हैं, हमें 2 टेल वाला चाहिए। यहां पर भी 2 हेड हैं, यहां पर भी 2 हेड हैं, यहां पर 2 टेल हैं आपके। तो एच टी टी, एक तो ये आ गया। उसके बाद टी एच एच 2 हेड है यहां पे, टी एच टी, यहां पर भी 2 टेल हैं आपके। उसके बाद है आपका टी टी एच, यहां पर भी आपके क्या हैं, 2 टेल हैं आपके। तो यहां पर आप देखें तो कितने एलिमेंट्स में 2 टेल आ रहे हैं आपके, 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें 2 टेल आपके आ रहे हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मेरे पास क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला सभी के लिए यही सेम रहने वाला है। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो मेरे पास कितनी है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहां पर 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 8, यानी इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 आ गई है। अब करते हैं इसका बी पार्ट। हम वहां पे मान लेते हैं लेट एफ डिनोट्स द इवेंट
ऑफ गेटिंग, देखते हैं जरा क्या पूछ रहा है। एफ डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अब देखो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट जो है ना, एटलीस्ट वन हेड, इन दो वर्ड्स को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैं इनका परफेक्ट मीनिंग हिंदी में ही लिख रहा हूं आपके लिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अब जरा मीनिंग समझिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, वो कह रहा है एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो हमें चाहिए। दो हेड वाले भी चलेंगे, तीन हेड वाले भी चलेंगे, ये है ऐसा काम। तो भाई जैसे इसको मैं ना एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए आप कहीं कोई काम करने गए, कि काम करने गए और आपने काम करने के, उसने पूछे भाई कितने पैसे लोगे। आपने बोला कि भाई काम करने के मैं कम से कम ऐसा मान लीजिए कम से कम 500 रुपए लूंगा, कोई पर्टिकुलर टास्क है। अब कम से कम आपने कहा है 500, अगर वो आपको 1000 देता है तो आप उसे मना थोड़ी करोगे। तो एटलीस्ट का केस तो ऐसा है कि आप किसी से पैसे मांग रहे हो किसी काम के, इससे आपको रिलेट कर लो कि भाई कम से कम इतना चाहिए, उसके बाद जितना आप दे सकते हो ना वो सब चलेंगे आपकी। तो एटलीस्ट वाला केस तो है ऐसा। तो यहां पर कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। भाई अब आप क्या कहेंगे कि भाई मैं आपसे कहूं एटमोस्ट में कैसे बात होगी, भाई ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे कि हम एक एग्जांपल लें इसका कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे वो अगला ही क्वेश्चन कह रहा एटमोस्ट टू हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड होंगे इसमें, ज्यादा से ज्यादा दो हेड होंगे इसमें, एक हेड वाले भी लेंगे और एक हेड वाले भी जिसमें हेड नहीं है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। आई रिपीट माय वर्ड्स कि ज्यादा से ज्यादा इसमें दो हेड होंगे आपके, और इनमें एक हेड होगा वो भी होंगे, और जिनमें हेड नहीं होगा वो भी इसके अंदर आएंगे। आप तो करते हैं एटलीस्ट वन हेड वाला। तो एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे कि उनमें जिनमें आपका कम से कम एक हेड है। तो कम से कम एक हेड वाले, दो हेड वाले और तीन हेड वाले, तीनों इसमें आ जाएंगे। ये इसमें आएगा, तीन हेड है। उसके बाद HHT दो हेड है, ये भी आएगा इसमें। HTH दो हेड है, ये भी आएगा इसमें। HTT एक हेड है, ये भी आएगा इसमें। THH दो हेड है, ये भी आएगा इसमें। THT एक हेड है, ये भी आएगा इसमें। और TTH एक हेड है, ये भी आएगा इसमें। और यहां TTT इसमें कोई हेड नहीं है, तो ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा आपका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F मेरे पास यहां पे क्या हो जाएगी, सेम फॉर्मूला आप लिख देंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। 1 2 3 4 5 6 7, फेवरेबल केस है 7, टोटल है 8, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/8। सी वाले पार्ट को करते हैं। लेट G denotes the event of getting G denotes the event of getting। G किस इवेंट को डिनोट करता है, वो कह रहा है एट मोस्ट टू हेड्स, कि यानी हमें ज्यादा से ज्यादा दो हेड मिले, एट मोस्ट टू हेड। तो यहां देखिए कि G के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा दो होने चाहिए, एक वाले भी चलेंगे और जिनमें हेड नहीं है वो भी इसके अंदर आएंगे। तो यहां तो देखो दो से ज्यादा तीन हो रहे हैं, ये वाला नहीं आएगा। इसमें दो हेड हैं तो ये आएगा HHT। HTH दो हेड है, ये भी आएगा इसमें HTH। HTT एक हेड है, ये भी आएगा इसमें। THH दो हेड है, ये भी आएगा इसमें। THT एक हेड है, ये भी आएगा इसमें। TTH एक हेड है, ये भी आएगा इसमें। और TTT ये भी आएगा क्योंकि इसमें कोई हेड नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो, एक वाले भी और जिसमें हेड नहीं है वो भी यहां पर आएगा। तो हमारे पास P ऑफ G क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। 1 2 3 4 5 6 7, फेवरेबल केस है 7, टोटल है 8, प्रोबेबिलिटी मिल गई 7/8। एक बार आप टोटल आउटकम्स लिख लेते हो तो फिर रैंडम जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके लिए जो इवेंट्स हैं वो केवल उसमें से देखकर आपको लिखना होता है, एंड वो एक इजी टास्क है। इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 31 देखिए। In the given figure, PC is a tangent to the circle at C। जो ये PC है वो इस सर्कल पर क्या है, एक टेंजेंट है। AOB is the diameter when extended meets the tangent at P।
AOB जो है वो एक डायोमीटर है, इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वो इस एक्सटर्नल पॉइंट P पर मीट करता है। हमें फाइंड करना है क्या, एंगल CBA। टू फाइंड है हमारे पास क्या, एंगल CBA। थोड़ा सा आप माइंड में करें कि CBA बन कहां पर रहा है, CBA एक तो यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है, और दूसरा हमें निकालना है BCO। BCO एक ये वाला एंगल हमें यहां पर निकालना है। और हमें गिवन क्या है, यहां पर गिवन पार्ट को भी यदि हम देखें तो एंगल PCA 110 डिग्री का हमें यहां पर दे रखा है, PCA यानी कि ये पूरा एंगल। आप ध्यान से देखें कि जो PCA है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, PCA इज इक्वल टू 110 डिग्री दे रखा है मुझे यहां पर। तो जो इस PCA इस पूरे एंगल को मैं ऐसा लिख सकता हूं, PCB एंगल PCB प्लस BCO प्लस ACO। भाई इस पूरे एंगल को इस एंगल और इस एंगल का सम में लिख सकता हूं, दैट इज 110 डिग्री। इसे नाम दो फर्स्ट। अब हम यहां पर ना एक थ्योरम इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है, कि मान लीजिए ये डायामीटर है, तो डायामीटर जो सेमी सर्कल में एंगल बनाता है ना, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। कहीं पर भी बनाए डायामीटर से बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आप ध्यान से देखें, ए भी एक डायामीटर है, तो ये वाला जो एंगल है, मैं उसको रेड पेन से मार्क करूंगा, BCA ये वाला जो एंगल है दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये इस AB डायामीटर पर बन रहा है। तो मैं कहूंगा कि दिस एंगल BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप रीजन बताएंगे, एंगल मेड बाय द डायामीटर in a circle, in a semicircle, I must say semicircle is 90 डिग्री, वो 90 डिग्री का होता है। अब आप ध्यान से देखें तो इस BCA एंगल को मैं दो एंगल्स का सम लिख सकता हूं, एंगल BCO प्लस एंगल ACO इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने BCA को ब्रेक कर दिया BCO ACO में। अब आप बोले सर आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इस रिजल्ट को मैं यहां यूज कर सकता हूं, BCO ACO। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यदि मैं करता हूं तो सेकंड में BCO और ACO का सम 90 डिग्री है, वो यहां पुट कर दीजिए इस वाले पार्ट की जगह। तो एंगल PCB मेरे पास आ जाएगा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। इसको इधर ले जाएंगे, विच इंप्लाइज एंगल PCB जो है वो 110 माइनस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री मेरे पास यहां पर आ जाएगा। यानी ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑफ 20 डिग्री। अब मैं इस वाले पार्ट को यहां से थोड़ा सा इरेज करता हूं। अब आपने एक थ्योरम और पढ़ रखी है कि रेडियस, मान लीजिए ये टेंजेंट है, रेडियस से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप लाइन ड्रा करते हैं वो उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो OC क्या है हमारे पास, रेडियस है, और PC क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल PCO जो है, एंगल PCO इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप बोले बिकॉज कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और इस PCO को मैं ब्रेक कर सकता हूं PCB, एंगल PCB प्लस BCO में, एंगल BCO इज इक्वल टू 90 डिग्री। PCB मेरे पास है 20 डिग्री प्लस BCO इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इधर ले जाइए तो एंगल BCO मुझे मिल गया 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BCO मेरे पास आ गया है दैट इज 70 डिग्री। और आई थिंक मुझे एक एंगल तो BCO ही निकालना था। अब थोड़ा सा इसको हमें यहां से थोड़ा सा पार्ट इसे इरेज करता हूं सो दैट आपको फिर से क्लियर हो। अब आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, तो CBO एक ट्रायंगल बन रहा है
और ये वाला एंगल हमने निकाल दिया कितने का, 70 डिग्री का। नाउ इन ट्रायंगल OCB मैं लेता हूं, यहीं पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, इन ट्रायंगल OCB में लेता हूं। हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है, दैट इज कि ये एक ट्रायंगल है और उसकी ये अपोजिट साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट बन रहे एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां पर OC और OB आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप बोले सर क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं भाई। ध्यान से देखो कि जो OC और OB है ये दोनों रेडियस हैं, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, तो इन साइड के अपोजिट जो बन रहे एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और आई थिंक दूसरा एंगल हमें यही निकालना है, CBA। तो हम कह देंगे एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल BCO, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एक ट्रिकी टाइप का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसमें आपने कई सारी थ्योरम्स एक साथ इस्तेमाल करनी है। एक बार हम इसका क्विक रिकैप करते हैं फिर से, जरा देखिए हमने क्या किया। सबसे पहले हमने रिजल्ट इस्तेमाल किया कि डायमीटर से जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है आपका। तो ये वाला पार्ट एंगल BCO प्लस ACO, BCO प्लस ACO 90 डिग्री का हो गया। और हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि PCA 110 डिग्री है। PCA पूरा एंगल था तो उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करके लिख दिया। अब BCO और ACO को मैंने 90 डिग्री का निकाला, पुट करके मेरे पास जो PCB है, PCB 20 डिग्री का यहां पर आ गया। तो ये वाला पार्ट हमें 20 डिग्री का मिल गया। हम ये जानते हैं कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री होगा। PCB प्लस BCO 90 डिग्री, PCB मैंने अभी निकाला 20 डिग्री, तो BCO मुझे मिल गया, ये वाला पार्ट मुझे मिल गया। अब क्योंकि इस ट्रायंगल OCB में, इन ट्रायंगल OCB ये वाली साइड इसके बराबर है, तो इनके अपोजिट बन रहे एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो CBA और जो BCO है वो दोनों बराबर होंगे, और कह सकते हो कि बोथ आर इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमें यहां पर इस पार्ट में कैलकुलेट करना था। आफ्टर दैट सेक्शन D से क्वेश्चन 32 देखिए। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर इफ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ द बेस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमारे पास क्या है, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखा है। We had a isosceles triangle and you know that कि isosceles triangle कौन सा होता है आपका, isosceles triangle में दो साइडें क्या होती हैं आपकी, बराबर होती हैं। लेट्स से मैं कह रहा हूं कि AB एंड AC बराबर है। गिवन क्या है हमारे पास, AB इज इक्वल टू AC, और हमने मान लिया कि लेट BC जो बेस है वो x है। मैंने मान लिया कि जो बेस है वो यहां पर x सेंटीमीटर आपका है। अब वो कह रहा है जो बराबर साइडें हैं ना वो बेस का 5/6 है, तो मैं यदि AB और AC निकालूंगा, AB और AC मैं निकालूंगा तो वो 5/6 ऑफ बेस है। ऑफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई x, यानी 5x/6। तो ये और ये साइडें भी मुझे मिल गई यहां पर। अब किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडें हमारे पास हैं, तो हम उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरे पास, पेरीमीटर इज इक्वल टू AB, सभी साइडों को जोड़ दो, BC प्लस AC। AB है मेरे पास 5x/6, BC है मेरे पास x, और ये है 5x/6। तो यहां ध्यान से देखें तो एलसीएम आ गया 6, 5x 1 से डिवाइड करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 6x प्लस 5x, यानी ये हो गया 16x/6। ये हो गया हमारे पास पेरीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करें तो पेरीमीटर हमें दे भी तो रखा है, ये पेरीमीटर तो हमने निकाला, और एक पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है, दैट इज 32। अब ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, 32 इंटू 6/16, तो यहां पे 16 से 2 टाइम x की वैल्यू आ गई 12, बेस तो हमारे पास 12 आ गया। और यहां पर यदि हम AB और AC निकालना चाहें
सो दैट विल बी 5/6 ऑफ x, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये वाली साइड तो है 12 और ये वाली साइड है 10 और ये वाली साइड है 10। ये तो हमने निकाल दी, सभी साइडें ट्रायंगल की हमने निकाल दी। अब वो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला। और हेरोन्स फॉर्मूला हमसे क्या कहता है? उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड S माइनस बी S माइनस सी, जहां पर A, B और C क्या है? उसकी साइडें हैं, और S होता है सेमी पेरीमीटर। S यदि मैं निकाल दूं तो पेरीमीटर का हाफ कर दो, पेरीमीटर दे रखा है 32, उसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर है वो 16 यहां पर आ गया है। अब सेमी पेरीमीटर की वैल्यू यहां पर रखते हैं, तो सेमी पेरीमीटर मेरे पास है 16 माइनस ए, 16 माइनस ए यानी ए के सामने वाली साइड ए हो गई, दैट इज 12, इस तरह से कर लो। और सेमी पेरीमीटर इज 16, बी हो गई बी के सामने वाली साइड, दैट इज 10, 16 सी हो गई हमारे पास यहां पे, ये भी 10 इधर। तो वैल्यूज रख देते हैं भाई। 16 का रूट क्या हो जाएगा, या फिर एक ही बार कर दें, 16 माइनस 12 इज 4, 16 माइनस 10 इज 6, 16 माइनस 10 इज 6। देखिए 6 का तो पेयर बन रहा है, तो ये 6 तो बाहर आ जाएगा। 4 का रूट होता है 2 और 16 का रूट होता है 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 2 12, 12 इंटू 4 इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो मेरे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्विक रिकैप करते हैं क्वेश्चन का, किस तरह से किया है। हमें दे रखा था आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो कोई भी दो साइडें बराबर होंगी, हमने ABAC को ले लिया। ABAC जो साइडें हैं वो बेस का 5/6 थी, यानी 5/6 और बेस को मैंने x माना तो ये मिल गया। पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइडें ऐड कर दी, ये पेरीमीटर मिला। पेरीमीटर मुझे दे भी रखा था, बराबर रखने से x मिल गया, x को यहां पुट करते ही ये साइडें मिल गई। सेमी पेरीमीटर निकाल दिया और बाय हेरोन्स फॉर्मूला हमने यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो कैलकुलेट कर दिया है। नाउ क्वेश्चन 33 का ए पार्ट देखिए। द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म ऑफ AP इज 6। हमारे पास किसी AP की थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का जो सम है दैट इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। तो उस AP की पहली 16 टर्म्स का जो सम है वो हमें यहां पर बताना है। तो सबसे पहले तो ना हम वो AP मान लेते हैं। लेट द AP इज, वो AP क्या होगा, A प्लस D, यहां पे A प्लस 2D, इस तरह से हमने वो AP यहां पर मान लिया है। ध्यान से देखें, तो यहां पर हमारे पास वो कह रहा है कि थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म, यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम करें तो थर्ड टर्म दैट इज A3 प्लस सेवंथ टर्म का जो सम है वो हमारे पास कितना दे रखा है, दैट इज 6 दे रखा है। तो यहां पे थर्ड टर्म A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 2D लिख सकता हूं, और A7 को लिख सकता हूं A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6। दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो A प्लस 4D इज इक्वल टू में 6। 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो यहां से A की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D। इसका हम यूज करेंगे आगे। नाउ अकॉर्डिंग टू अगर हम सेकेंड कंडीशन करते हैं, देखिए किस तरह से होगा। वो कह रहा है इनका ही प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का जो प्रोडक्ट है A3 इंटू में A7 जो है वो आपका 8 होगा। A3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D और A7 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 6D दैट इज इक्वल टू 8। अब A की वैल्यू हमने निकाली थी, देखो हम इसे तब सॉल्व कर पाएंगे जब किसी एक वेरिएबल में ये बने। तो A की वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज यहां पे 3 माइनस का 4D
प्लस 2d यहां पे रख देता हूं, यहां पर भी a की जगह 3 माइनस 4d प्लस का 6d इज इक्वल टू में 8। तो यहां पे आ जाएगा 3 माइनस 2d और यहां पे आ जाएगा 3 प्लस का 2d इज इक्वल टू में 8। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2d का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास आ गया 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाओ, तो 4d स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 माइनस 8, 4 डिवाइड में ले जाओ, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, d स्क्वायर इधर रूट जाएगा तो 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1/2। d की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, दैट इज प्लस का 1/2 एंड माइनस का 1/2। अब अगर d की वैल्यू 2 आ रही है तो a की भी वैल्यू हमारे पास 2 आएंगी। when जो d है वो प्लस का 1/2 है, जब d हम प्लस का 1/2 ले रहे हैं तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 इंटू में 1/2, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू में 1। तो मेरे पास a क्या आ गया है, 1 आ गया है। d जब हमने 1/2 लिया तो a हमने ले लिया 1 यहां पर, और वो हमसे कह रहा था कि आप इसकी पहली 16 टर्म्स का सम निकाल दीजिए। तो S16 Sn का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। S16 निकालना है 16/2, 2a यानी कि यहां पे आ गया 1 प्लस 16 माइनस 1d यानी कि 1/2। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 8 इंटू में 2 प्लस 15/2, तो यहां पे आ जाएगा 2 2 जा 4, तो यहां पे आ गया 8 इंटू में 4 प्लस 15 इज 19/2, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 19 इंटू 4 76 मेरे पास आ गया। तो मेरे पास सम ऑफ 16 टर्म्स जो है वो 76 आ रहा है। लेकिन यहां पर एक केस है कि d की दो वैल्यूज हैं तो दोनों के लिए अलग अलग एपी बनेगी। जब हम d की वैल्यू माइनस का 1/2 लेंगे तो a हमारे पास क्या आएगा, जरा देखिए। जब हम d की वैल्यू माइनस का 1/2 लेंगे तो 3 माइनस 4 इंटू में माइनस का 1/2, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहां पे आएगा 3 प्लस 2 दैट इज a इज इक्वल टू में 5। तो मेरे पास a क्या आ गया है, यहां पर 5 आ गया है। अब मुझे सम ऑफ 16 टर्म्स निकालना है S16, तो 16/2 2a यानी 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू में माइनस का 1/2, ये हो गया। यहां पे आ गया 2 से 8 टाइम्स, 8 2 5 10, और यहां पे हो जाएगा आपका 16 माइनस 1 इज 15 और माइनस का 1/2 इंटू में 15। ध्यान से देखें, तो यहां पे है 8 इंटू में 20 माइनस 15/2, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया और अंदर से आएगा 4 इंटू में 5 इज इक्वल टू में 20। तो यहां पे सम ऑफ 16 टर्म्स मेरे पास क्या आ गया है, 20 आ गया है। अब अगर d 2 मिल रहे हैं तो a की वैल्यू भी 2 मिलेंगी, और a की वैल्यू 2 मिलेंगी तो दोनों एपी अलग अलग बनेंगे, और 16 टर्म्स का जो सम है वो भी अलग अलग आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर की कंसेप्ट क्या है समझने का, कि सम दे रखा था, वहां से a और d में रिलेशन निकाल दिया। प्रोडक्ट 8 दे रखा था तो वो जो a है वो हमने पुट कर दिया, तो d में हमारे पास एक इक्वेशन यहां पर बन गई, वहां से d की वैल्यू निकाली। d की वैल्यू वापस यहां रखने से मुझे a मिल गया, तो जैसे मुझे a मिला 16 टर्म्स का सम, d दूसरी वैल्यू रखी, a मिला सम ऑफ 16 टर्म्स मैंने यहां पर कैलकुलेट कर दिया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 33 का बी पार्ट देखिए। The minimum age of children eligible to participate in a painting competition is 8 years. मतलब कि किसी पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम एज जो है वो 8 इयर्स है। इट इज ऑब्जर्व दैट द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय वाज 8 इयर्स। मतलब हमने देखा कि जो सबसे छोटा बच्चा था वो 8 साल का था। एंड द एजेस ऑफ द पार्टिसिपेंट व्हेन सीटेड इन एन ऑर्डर ऑफ द एज, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑर्डर ऑफ द एज के अकॉर्डिंग बैठे हुए, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और वो कह रहा है एंड हैव अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 मंथ्स, और उनके बीच में 4 मंथ्स का कॉमन डिफरेंस है।
इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट इज 168 ईयर्स, यानी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबकी एज का जो सम है वो 168 ईयर्स बनता है। वो कह रहा है आपसे फाइंड द एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द पेंटिंग कंपटीशन, मतलब जो सबसे बड़ी उम्र का बच्चा, यानी जो यहां सबसे लास्ट में बैठा है उसकी उम्र बतानी है। यानी अगर हमें यह पता चल जाए कि वो नंबर कौन सा है, कितने बच्चे हैं यहां पर, तो सबसे लास्ट वाली टर्म हम निकाल देंगे और उसकी एज हमें मिल जाएगी। तो हम कहते हैं एज ऑफ फर्स्ट पार्टिसिपेंट। फर्स्ट पार्टिसिपेंट की जो एज है वो हमारे पास है दैट इज 8 इयर्स। एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, अब जरा थोड़ा सा यहां बात समझने की है कि कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है आपका दैट इज 4 मंथ्स। अब आप ध्यान से देखो कि भाई मुझे यहां 8 साल वाला बैठेगा और यहां पे 8 + 4 मत कर देना, क्योंकि 8 तो है आपके साल और 4 है महीने। साल में साल को ही जोड़ा जा सकता है, ईयर्स में ईयर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस 4 मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट कर लो 12 से डिवाइड करके, दैट विल बी 1/3 ईयर। तो 1/3 हो गया। तो अब 8 में आप क्या ऐड करोगे, 1/3 ऐड करोगे। 8 + 1/3 को आप 8 × 1/3 भी लिख सकते हो। आई होप ये आप जानते हैं कि 8 × 1/3 को 8 + 1/3 लिखा जा सकता है। तो यहां पर एपी क्या बन जाएगी फॉर द पार्टिसिपेंट, एपी क्या बन जाएगी, पहले वाला तो है 8, दूसरे वाला बन जाएगा 8 × में 1/3, और उसके बाद अगले वाला क्या बन जाएगा आपका, उसमें फिर से 1/3 ऐड करोगे, ये पहले वाले में, इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस, तो 8 + 8 × 2/3 एंड सो ऑन। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, 8 + 1/3 किया, 3 8 = 24 + 1/3 यानी कि 25/3। तो यहां पे, और दूसरा तरीका, आप बोले सर हमें ऐसा लिखना नहीं आ रहा, तो आप ऐसे लिख लो, पहले वाला 8, उससे अगले वाले का बनेगा 25/3, उसमें आप 1/3 ऐड करोगे, उससे अगले बनेगा 26/3। जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उससे लिख लो, उससे कोई खास फर्क क्वेश्चन पर नहीं पड़ता है। नाउ अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है दैट इज 8, कॉमन डिफरेंस है दैट इज 1/3, और एस एन है सभी का, टोटल एन टर्म्स का जो सम है वो 168 ईयर्स है। एस एन है हमारे पास 168 ईयर्स। फॉर्मूला लगा दूं, n/2 2a यानी 2 8 + 8 n-1 d यानी 1/3 इज इक्वल टू 168 ईयर्स। नाउ यहां पर आप देखें तो n/2 मैं एलसीएम ले लूं यहां पर, दैट विल बी 3, तो यहां पे 1 से डिवाइड करूंगा तो 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, 8 2 = 16, 16 3 = 48 हो गया, और यहां पे है प्लस का n-1 इज इक्वल टू 168। 3 2 = 6 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, n × में 47 प्लस का n, और यहां पे 6 मल्टीप्लाई में आएगा इसके, तो 6 8 = 48 कैरी 4, 6 6 = 36 + 4 इज 40 कैरी 4, 6 1 = 6 और 4 10 1008। तो यहां पे हो जाएगा n² + 47n माइनस का 1008 इज इक्वल टू में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास n में बन गई है। अब आप बोले सर आप n में क्यों बना रहे हो, मैंने बताया आपको कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं वो कितने हैं, तो सबसे लास्ट वाला मैं बता पाऊंगा कौन सा होगा, और उसकी उम्र निकालना फिर कोई टफ टास्क नहीं रहता। तो सबसे पहले मेरा प्राइमरी टारगेट यही है कि मैं ये पता लगाऊं कि यहां जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं वो हैं कितने, वो मिलेगा मुझे n से। तो यहां पर मैं इसको करता हूं, मुझे प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 1008 और सम मिलना चाहिए 47। डायरेक्टली तो सोच पाना पॉसिबल नहीं है, तो प्रोडक्ट का हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 1008 का। ऑब्वियसली 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 = 10, 2 4 = 8, अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 अभी भी 2 से हो जाएगा, 126, या फिर हम कहें 4 = 8, 2 2 = 4, 5 ठीक है, 2 1 = 2, 6 है, अभी भी 2 से हो जाएगा, 63,
अब ये आपका 3 से हो जाएगा, 3 2 6 1, 3 से 7 टाइम्स और 7 से ये आपका 1 टाइम्स। तो यहां पे ध्यान से देखें, 7 3 21 इंटू 3 इज 63। एक नंबर तो मैंने ये बनाया, 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 और 63 और 16। ऑब्वियसली जब इन नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो तो 1008 आने वाला है। अब इन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज कर लो कि सम मुझे 47 मिल जाए, और आई थिंक मुझे मिल रहा है। 63 को यदि मैं प्लस का और इसको माइनस का ले लूं तो 13 माइनस 6 इज 7, यहां बचा 5 माइनस 1 इज 4, तो 47 आ जाएगा बिल्कुल। तो नंबर्स हो गए 63 और माइनस का 16, एन स्क्वायर प्लस का 63n माइनस का 16n माइनस 1008 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा n कॉमन, n प्लस 63, यहां से माइनस का 16 n प्लस 63 इज इक्वल टू 0। दोनों में से n प्लस 63 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पर बचा n माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट तब 0 होगा जब या तो n प्लस 63 0 होगा या फिर n माइनस 16 आपका 0 होगा। तो यहां से n की वैल्यू मेरे पास माइनस का 63 और यहां से n की वैल्यू मेरे पास 16 यहां पर आ गई है। अब n की वैल्यू माइनस 63 तो नहीं हो सकती। आप बोले सर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो n है वो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आपके नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। सो n विल बी 16, यानी वहां पर 16 पार्टिसिपेंट आपके बैठे हैं। मतलब यहां जो ऑर्डर बन रहा था ना, यहां ऑर्डर एज के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में वो 16th पार्टिसिपेंट है। अब ऑब्वियसली एज यहां पर बढ़ती जा रही है, तो लास्ट वाला पार्टिसिपेंट ही है जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, और वो कह रहा है लास्ट वाले पार्टिसिपेंट की एज बता दो। तो लास्ट वाले पार्टिसिपेंट की एज यानी उस एपी की 16th टर्म हो जाएगी। ए मेरे पास है दैट इज 8 प्लस 15 और डी मेरे पास है 1/3, 3 से 5, तो यहां पे आ गया 8 प्लस 5 दैट इज 13 ईयर्स। यानी कि जो लास्ट जो एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट है उसकी जो उम्र है वो यहां पर 13 इयर्स होगी, और यही उसने पूछ रखा था, फाइंड द एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द पेंटिंग कंपटीशन। तो पेंटिंग कंपटीशन में जो लास्ट में जो एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट है उसकी जो एज है दैट इज 13 इयर्स हमारे पास यहां पर आ गई है।